इसके पहले हम लोगों ने क्षेत्रवाद टॉपिक को ख़त्म किया है। क्षेत्रवाद टॉपिक का मतलब कि पीसीएस मेंस का जो आपका जीएस 1 है उसमें टॉपिक 1 हम लोग पढ़ रहे थे और टॉपिक 1 में कला संस्कृति में ये सवाल हमारे सामने संस्कृति वहाँ समाप्त हुआ था, संस्कृति और उसकी विशेषता, जिसमें एक सवाल आ चुका था कि संस्कृति के जो भारत में सांस्कृतिक विविधता है उसको चुनौती कहाँ से मिलती है। तो हमने बताया था कि चुनौती वहाँ क्षेत्रवाद से मिलती है, संप्रदायवाद से मिलती है और जहाँ अतिराष्ट्रवाद हो या भाषावाद हो ऐसी स्थिति में क्या होता है उसे चुनौती मिलती है। तो उसी में हमने टॉपिक 9 को, जो कि जीएस 1 का टॉपिक 9 है, जहाँ पर आप देखेंगे क्षेत्रवाद है, संप्रदायवाद है, धर्मनिरपेक्षता है, वहाँ से हम क्षेत्रवाद को ला करके यहाँ सेटअप कर दिए और हमने उसे 2 या 3 वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अब उसकी जो बेसिक बातें थी, अब जो सवाल एग्जाम में पूछे गए चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, लगभग एक सवाल यहाँ से आता रहता है। उसमें से हमने एक सवाल रखा है आज के लिए, इसका आंसर आपको हम लिखवाने वाले हैं। क्या सवाल है कि क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत हो रही है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में नहीं पूछा गया है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है ना, और ये क्वेश्चन वहां 15 नंबर में पूछा गया है। समझ सकते हैं आप, यानी 250 शब्दों का था ये, वहां 251। इसी को आपको बहुत कम शब्दों में क्या इसका आंसर हो सकता है, लिखने के तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, आपने सारा का सारा लिखा है। ये भी बात है कि मैंने इसके बारे में आपको पहले ही लिखवा दिया है, जो बेसिक जानकारी थी मैं आपको दे दिया हूँ। आप चाहें तो इसका आंसर स्वयं भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसका आंसर शुरुआत करते हैं। जैसे हमें इसे लिखना हो तो इसकी शुरुआत हम करेंगे कहाँ से? क्या हमें क्षेत्रवाद को परिभाषित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या यहाँ क्षेत्रवाद की परिभाषा हमें लानी चाहिए या नहीं? क्वेश्चन के जो है उसकी संरचना को देखिए आप। क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत हो रही है? तो क्षेत्रता ही क्या है? क्षेत्रवाद है, और ये बात है भारत में क्षेत्रवाद की। तो आपको यहाँ 2 चीजें मिल रही हैं, क्या? सांस्कृतिक मुखरता। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कल्चर की वजह से ही क्षेत्रवाद पनप रहा है? बस ये बात की जा रही है। क्यों? क्षेत्रवाद के बढ़ने में सांस्कृतिक कारण हो सकता है, ये आप जानते हैं। वहाँ का और क्या है, भाषावाद तो ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसे कहाँ तक प्रभावित करता, जब आप पढ़ रहे थे कि सांस्कृतिक विविधता को चुनौती मिल रही है किससे? क्षेत्रवाद से। और जब आपने क्षेत्रवाद को बेसिक बातों को पढ़ा तो यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर को आपने पढ़ लिया। आप इस बात को जान गए कि क्षेत्रीयता होता क्या है और संस्कृति को किस तरह वह प्रभावित करता है या संस्कृति उसे प्रभावित करती है। इसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं दिया हूँ। आप चाहें तो इसका आंसर उसी में नोट्स से बना करके लिख सकते हैं। अब ये तब आप कर पाएंगे जब क्षेत्रवाद के कंप्लीट नोट्स को हमारे ठीक से आप 1 से 2 बार स्टडी करते हैं, तभी आप ऐसा कर पाएंगे, अन्यथा इसका उत्तर वहाँ से ढूंढ नहीं पाएंगे। अब बात उठती, क्या यहाँ क्षेत्रवाद को सीधा हमें क्षेत्रवाद की परिभाषा लिखनी चाहिए? सही या शुरुआत होगी या गलत शुरुआत होगी? तो थोड़ा सा अगर देखा जाए तो जब क्वेश्चन इस टाइप के हों तो उस क्वेश्चन तो कि ये क्या आप सहमत हैं, क्या आप सहमत जैसे सवाल की बात कौन करता है? यूपीएससी ही करता है, ध्यान रखिएगा आप। यूपीएससी करता है, यूपीपीसी नहीं करता है। यूपीपीसी सीधा सवाल आपसे कर लेगा, क्या वो सीधा कहेगा कि भारत में क्षेत्रवाद को सांस्कृतिक जो परिवेश है वो कहाँ तक प्रभावित कर रहा है, या भारत में क्षेत्रवाद को बढ़ने में क्या सांस्कृतिक मुखरता सहायक बन गई है, ऐसे पूछ लेगा, सीधा पूछेगा आपसे। या कहेगा क्षेत्रवाद क्या है और भारत में क्षेत्रवाद को क्या संस्कृति ने प्रभावित कर रखा है, ऐसा सवाल बन सकता है। मतलब घुमा करके, मतलब सीधा ही होगा। लेकिन यहाँ सहमत की बात किया, यानी यहाँ 3 बातें हैं। एक तो ढूंढना क्षेत्रवाद क्या है, दूसरा ढूंढना है सांस्कृतिक मुखरता,
क्या संस्कृति ने इसे छेदवाद को बढ़ावा दे दिया है? दूसरी बात, आपकी अपनी राय देनी है, यानी किताब की बातें छूट जाएंगी, आपकी अपनी सहमति होगी। यहाँ ये है यूपीएससी। ये कौन है? यूपीएससी है, ये यूपीपीसीएस नहीं है। इसीलिए छेदवाद पे सवाल पूछने का ना इसका तरीका अलग है। समझ जाइए आप। यहाँ पर अगर आप माथा सिकोड़ें, आंख भींचें, जो भी करें, इसको वहाँ पाने के बाद माथा सिकोड़ने में, आंख भींचने में, मुस्कुराने में आपका समय जो है 5-7 मिनट चला गया, एक क्वेश्चन आपके हाथ से फिसल गया, तब तक दूसरा शुरू हो गया। यस, आपको पेन बदलने का भी अगर आपने समय सही नहीं सेटअप कर रखा है तो वहाँ भी आपका समय जाएगा। कैप को बार बार खोलने बंद करने में जुट गए तो वहाँ भी समय जाएगा। ये मत सोचे मेंस आंसर राइटिंग में सभी पेन से कैप बाहर होता है और जो बेसिक हैं 1-2 पेन से सामने पड़े रहेंगे खुले, और कई 2-3 खुले रहेंगे एक साथ, एक रुका दूसरा उठा। ये भी नहीं कि जेब में हाथ डाल के ढूंढो कि पेन मेरा आप कहाँ है। आपका वहाँ सेकंड कीमती है, क्योंकि वहाँ केबीसी चल रहा है। अमिताभ बच्चन खेल रहे हैं बैठ के इलाहाबाद में, आप कहीं और बैठे हैं तो इलाहाबाद बच्चे बैठ के मुआयना कर रहे हैं कि आप मेंस लिख रहे हैं। यानी केबीसी कौन खेल रहा है? संजय सिरनेत खेलेंगे आपके साथ, ये जानिए। सेकंडों सेकंड में खोलेंगे। अमिताभ बच्चन केबीसी में लाइफ लाइन है, इनकी केबीसी में कोई लाइफ लाइन नहीं है। आप किसी के पास कोई कॉल नहीं कर सकते हैं, किसी सपोर्ट नहीं ले सकते हैं, यहाँ तक कि आप अगल बगल भी झांक नहीं सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी, है ना। तो आपके पास क्वेश्चन पढ़ते समय ही सोचने का मौका है। 30 सेकंड तक आप इस सवाल को दिमाग में रख सकते हैं कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। यहाँ मामला उठ रहा है क्या? मामला उठ रहा भारत की बात उठ रही तो जाहिर सी बात है आपको कनेक्ट करना पड़ेगा इससे। यानी आप भारत को अगर साथ में लाते हैं कि भारत में क्षेत्रता बढ़ने क्या कारण है, सीधे लेके आए तो गड़बड़ा जाएगा। तो सही कैसे होगा? जैसे लिखना शुरू करेंगे, किसी राज्य क्षेत्र में। आपकी शुरुआत जब होगी तो किसी राज्य क्षेत्र से होगी। भारत क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राज्य ही तो है। किसी राज्य क्षेत्र में अथवा उसके क्षेत्र पर सांस्कृतिक वर्चस्व, अथवा उसके क्षेत्र पर सांस्कृतिक वर्चस्व एवं भेदभाव मूलक व्यवहार क्षेत्रीयतावाद को उत्पन्न करता है। भेदभाव मूलक व्यवहार को क्या लिखा था? भेदभाव मूलक व्यवहार क्षेत्रीयतावाद को उत्पन्न करता, को मत लगाए, गलत हो जाएगा। अब आप समझिएगा मेरी बात को। उत्पन्न करता है, हम यहाँ ये लिख सकते थे क्या कि लोगों से लगाव या भावना उनमें क्षेत्रवाद उत्पन्न करती है। ऐसे शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग उस क्षेत्र विशेष के लोगों से विशेष लगाव या भावना या ऐसा रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, और दूसरे से अलगाव की भावना रखते हैं तो वहाँ क्षेत्रवाद उत्पन्न होता है। लेकिन आप ये समझिएगा कि यहाँ पर हम क्षेत्रवाद शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चन में क्षेत्रता शब्द को रखा गया है। इस क्वेश्चन के कीवर्ड को हमेशा बार बार आप क्षेत्रता शब्द का ही प्रयोग करेंगे। इसमें कहीं भी आंसर में आप क्षेत्रवाद लिखने से बचेंगे, जबकि क्षेत्रवाद और क्षेत्रतावाद दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, यानी पर्यायवाची हैं, है ना। समझे आप मेरी बात? यानी आप गलती से भी क्षेत्रवाद वहाँ नहीं लिख सकते हैं अपने आंसर में, नहीं तो क्वेश्चन की जो तारतम्यता है, जो उसकी क्वेश्चन के अपने कीवर्ड हैं, वो आपके हाथ से फिसल जाएंगे, तो उसमें जोड़ेंगे। लेकिन केवल सांस्कृतिक मुखरता ही
सांस्कृतिक मुखरता ही क्षेत्रतावाद का सांस्कृतिक मुखरता ही क्षेत्रतावाद का एकमात्र कारण नहीं है। सांस्कृतिक मुखरता ही क्षेत्रतावाद का एकमात्र कारण नहीं है। अब आप समझ गए। अब ऐसा कैसे आप जान लिए कि खाली सांस्कृतिक मुखरता ही कारण नहीं है? कैसे जाने बेटा? आपको एक सवाल मैंने जब दिया था, कहा था क्या कि भारत की सांस्कृतिक विविधता को चुनौती कौन दे रहा है, या भारतीय सांस्कृतिक विविधता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, या भारतीय सांस्कृतिक विविधता को चुनौती किससे मिल रही है? किससे मिली? क्षेत्रवाद से मिल रही है। चुनौती अगर उसे मिल रही है, उसे आप पढ़ रहे हैं, तो आप समझिएगा कि क्षेत्रवाद को चुनौती किससे किससे मिल रही है। यानी क्षेत्रवाद के क्या कारण हैं? सांस्कृतिक कारण ही सिर्फ है क्या? नहीं, यहाँ भाषावाद भी तो है, भाषा भी तो है, भौगोलिक भी तो कारण कुछ हैं, कुछ राजनीतिक कारण भी बन जाते हैं, कुछ धार्मिक कारण भी बन जाते हैं। तो जब उनका अध्ययन करेंगे तो आप कहेंगे नहीं, अकेला सांस्कृतिक कारण ही नहीं है क्षेत्रवाद के पनपने का, और भी कारण हैं। तो आपने बाद में लाइन कौन सी जोड़ दिया कि लेकिन केवल सांस्कृतिक मुखरता ही क्षेत्रतावाद का एकमात्र कारण नहीं है। पैरा चेंज। अब एक भूमिका मेरी बन गई, जितने शब्द हों उससे मतलब आपको नहीं है, कम से कम शब्दों में। भारत में क्षेत्रतावाद की समस्या, भारत में क्षेत्रतावाद की समस्या, भारत में क्षेत्रतावाद की समस्या, क्षेत्रतावाद की समस्या आप मुझे बताएंगे, आप लोग कब से है? आप लोग बताएंगे भारत में क्षेत्रतावाद या क्षेत्रवाद की समस्या कब से है? अनीता बताइए, आप लोग बताइए, दोनों लोगों से कोई, आप लोग। आज़ादी के बाद, करेक्ट आंसर। कब से है? आज़ादी के बाद। उसके पहले कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आज़ादी के पहले भारत क्षेत्रवाद होता तो हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो सफल कहाँ होता? असफल नहीं हो जाता। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, अगर आजादी के बाद से है तो पहले अगर क्षेत्रवाद नहीं था तो जब बाहर से आक्रमणकारी आ रहे थे तो एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में लोग वो अपना खाली साम्राज्य बचा रहे थे, वहाँ क्षेत्रवाद नहीं कर रहे थे। क्षेत्रवाद करते होते तो पूरा क्या हो जाता, दशा किसकी बदल जाती? देश की। क्षेत्रवाद होता तो बंगाल जो कि बहुत किनारे था, असम, तमिलनाडु नीचे था, उत्तर भारत की बात हो, दिल्ली फैजाबाद, जहाँ 1857 क्रांतियाँ हो रही थी, वो सब क्या स्थिति होती अगर वह क्षेत्रवाद करते? तो कोई क्रांति भारत सफल नहीं होती। पता कि नहीं आपको? मतलब आज़ादी के पहले नहीं है क्षेत्रवाद की भावना। ये सही से पढ़ने का पढ़ना, कितना पढ़ना पढ़ लिए थे कल स्पेक्ट्रम? बताओ, कोई बात नहीं है। बात यही है आपकी, याद थोड़ा बहुत पढ़ा, जब पढ़ोगे तो समझोगे, अच्छे जानिएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझोगे। पढ़ते समय समझने का पूरा प्रयत्न करिए। हमारा देश आज जो है वो 1950 में क्या था, 1947 के पहले क्या था? अपना कोई घर बचाना चाहेगा हाँ, तो क्षेत्रवाद वहाँ क्षेत्रवाद नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ 1857 क्रांति में उसकी असफलता के कारणों में क्षेत्रवाद जैसा कारण नहीं है। वहाँ व्यक्तिगत हित हैं अपने, राजा स्वयं अपना हित देखता था, जो वो जमींदार होता था वो खुद का हित देखने लगता था। लेकिन उनमें ऐसा आज़ादी के नाम जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ, बीजी तिलक ने करवा दिया। किसने करवा दिया? बीजी तिलक ने। तो ये सब खत्म हो गया। तिलक जी करवा दिए, बीडी सावरकर थे ही वहाँ, बहुत सारे नाम हैं। हाँ, चलिए, कोई नहीं जानता है सावरकर। जो नहीं पढ़े वो नहीं जानते, हम लोग उनको जानते हैं। सावरकर रिश्तेदार जैसे लगते हैं, जब अगर पढ़ लोगे एक बार देखिए। हाँ हाँ, और क्या? मतलब बहुत ही उत्तेजक भावना। हाँ, तो उत्तेजित भावना सब क्रांतिकारी हैं। जो हमारा सफ़र कब का है, 1905 से लेकर 1919 का, वो उन्हीं का चरण है, उग्रवादियों का, जिसमें बम लेके चलते थे। एक हाथ में बम, एक हाथ में सीधा गीता, जिससे मरना चाहो मर जाओ, गीता सुन के बदल जाओ, बदला नहीं, बम मार देंगे। ये लाइन है। हम इंस्पेक्टर नहीं पढ़े हैं, गलती मत सोचना कभी। हाँ, हम इंस्पेक्टर ना पढ़े हैं,
अब ये ना कि हम उस लाइन को उनको हमको कोई उस लाइन से कॉपी नहीं करना है। अच्छा, ये लिखा है जो बताए थे क्या? अब वो कह रहे लिखा हम नहीं पढ़े, हमें क्या मालूम। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि है लिखा तो वो जाना है, लिखा वो पढ़े हैं, हम नहीं जानते, हमने नहीं पढ़ा, अभी तो मेरी लाइन है, मैं बोल दिया। जो बॉक्स में दिया रहता है उसमें हाँ। दूसरे किताब का वो दिया रहता है क्या? और कौन क्या कहा है वो भी इसमें क्या लिखा है? ये जो आपके एक हाथ में गीता और एक हाथ में बम लेके हाँ मार दूंगा, या तो बदल जाओ, उपदेश दे रहा हूँ। हम नहीं पढ़े हैं, शपथ इस बात की, ये लाइन हम कभी नहीं पढ़े, बस अपने आप आइए कहीं से। हाँ, ये व्यक्तिगत अब व्यक्तिगत आपको आप अपने लिए कर रहे हैं ना, औरों के साथ भावना करते तब होता। सर अच्छा हम भी इसे समझ गए, इसे उसमें राजा ही जब नहीं कर रहा था हाँ तो कौन क्षेत्रवाद होगा, जनता का कहाँ होगा। एक बार बहुत बार समूह करेगा तब तो क्षेत्रवाद होगा, अकेला हम क्षेत्रवाद करके क्या कुछ कर लेंगे। जब सब एक समूह के लोगों का उस क्षेत्र विशेष में जो लोग रह रहे हैं उनसे तब लगाव बढ़ जाएगा, तब क्षेत्रवाद होगा ना। उसकी परिभाषा में छिपा हुआ है चीज है, क्या हुआ। चलिए, भारत में क्षेत्रतावाद की समस्या आजादी के बाद से ही दिखने लगी, आजादी के बाद से दिखने लगी। अब सवाल ये उठा हमारे सामने, हम ये लाइन तो स्पेक्ट्रम की ला के रख लिए हम लोग कि आज़ादी के बाद से ही ऐसी चीज़ें पनपी हमारे यहाँ, क्षेत्रवाद जैसी भावना। तो एक सवाल यहाँ फिर उठने लगा कि आखिरकार वो कौन सा, अब आपके दिमाग में चलेगा ना कि हम क्या करें ऐसा कि एक सटीक एग्जाम्पल लेके आए, और सटीक एग्जाम्पल कैसे लाएं, कहाँ से लाएं। अब सवाल ही फंस गया आपके लिए। और सटीक एग्जाम्पल वो भी कब का चाहिए, आज़ादी के बाद का चाहिए। आज़ादी पहले का तो आपसे कुछ है ही नहीं आपके पास। अब आज़ादी के बाद की जो बातें हैं वो कौन सा ऐसा दशक होगा जहाँ क्षेत्रवाद पनपेगा। तो लिखेंगे तमिलनाडु में, हाँ तमिलनाडु में डीएमके राजनीतिक पार्टी है, डीएमके है ना, ये दो पार्टियां वहाँ डीएमके एडीएमके है ना, तो डीएमके द्वारा चलाया गया तमिल आंदोलन, डीएमके द्वारा चलाया गया तमिल आंदोलन और 1950 के दशक में भूमिपुत्र को देखा जा सकता है। भूमिपुत्र को सिंगल यूनिटेड काम रख देना, भूमिपुत्र को देखा जा सकता है। अब एक बात और बता दें, शुरुआत तो तमिलनाडु में हो गई, ठीक है, क्षेत्रता की शुरुआत हुई वहाँ, तमिल अपनी भाषाओं को लेकर लोग शुरू हुए, अपनी संस्कृति को लेकर के उन लोगों ने आंदोलन शुरू कर लिया। जो तमिल में राजनीतिक पार्टियां थी उनका पोषण करना शुरू कर दी क्षेत्रवाद का। क्यों ऐसा कि उन्हें वोट बैंक की ज़रूरत थी। वो क्षेत्रवाद, कुछ तमिलनाडु के ऐसे लोग होते थे जो कहते थे हमें किसका हिस्सा बना दो, श्रीलंका का, वो इसकी डिमांड करते थे। क्योंकि तमिलनाडु की आधी से अधिक रिश्तेदारी तमिलनाडु वासियों की सबकी ससुराल श्रीलंका में है, तो ये लोगों को भी लगा कि हम क्यों ना अपने ससुराल के होकर रह जाएं। और रावण के उस क्षेत्र के लोग आकर के कहाँ रहना चाहे कि तमिलनाडु हमारा ही हो जाए, क्योंकि भाषा दोनों की सेम थी। तो इसलिए वो शुरू हुआ वहाँ, तमिल को आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो क्षेत्रीय पार्टियों ने वहाँ शुरुआत किया और भूमिपुत्र जैसे शब्दों का नारा दे करके लोगों ने आंदोलन को बढ़ाने का प्रयास किया। अब सवाल ये उठता है कि जब क्षेत्रवाद शुरू होता है तो क्षेत्रवाद का अंत हमारी सरकार ही कर सकती है। सर, हमने समाधान स्वरूप में आपके नोट्स में लिखवाया है कि क्षेत्रवाद का समाधान वास्तव में है क्या। अगर उन उपायों को कर दीजिए क्षेत्रवाद नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, जो विविधता में एकता का नारा था उसको आगे बढ़ाने के उन्होंने क्या किया, राष्ट्रवाद को आगे ले आए। और राष्ट्रवाद को जब बढ़ाने का प्रयास किया तो वहीं क्षेत्रवाद कम होने लगा। यानी अगर लोगों में राष्ट्र की भावना जागृत कर दिया जाए, सपोज करिए जब लोग बिखर रहे हों और उसी समय पाकिस्तान या चाइना भारत के ऊपर अटैक कर दे, फिर हमारा सुर एक हो जाएगा। नहीं समझे? यस, हम ऐसे हैं, हमारा डीएनए ऐसा है। अगर हम अभी चुनाव चल रहा है
और सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे का विरोध कर रही हैं। अभी सडनली मान लिया जाता है कि क्या कहते हैं, पाकिस्तान या चाइना भारत की सीमा पर क्या कर दे, आक्रमण कर दे। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उस आक्रमण के विरोध में एक भाषा बोलेंगी, अलग अलग नहीं बोलेंगी। क्यों नहीं बोलेंगी? क्योंकि अगर कोई विरोध में बोल दिया तो जनता उसे वोट नहीं देगी, चुनाव हार जाएगा। वो भी मजबूर होकर के किसका साथ देगा? जनता। राष्ट्रवाद अपने आप आ गया। तो जो हमारे यहाँ हमारा शासक होता है मोदी जी वो बहुत ही कह सकते हैं कि भारत में गिने चुने कुछ ऐसे रहे हैं जो प्रबुद्धशाली नहीं रहे। नहीं तो जो भी इस देश में प्रधानमंत्री हुए हैं, राष्ट्रपति हुए हैं भारत में, सब बहुत ही प्रबुद्धशाली रहे हैं। कुछ एक दो चार की बात नहीं की जाएगी जो कम समय के लिए हैं, वो ना रहे हों, उनकी बात अलग है। राज्यों के मुख्यमंत्री भी लगभग सभी राज्यों में अच्छे हुए हैं। दो चार ऐसे हुए जिन्होंने राज्य का विकास कर दिया, उन्होंने क्षेत्रवाद नहीं किया। इस देश में कुछ ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने जितने राष्ट्र में जितने राज्य थे सभी राज्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। पूरा का पूरा बजट देते थे जिससे उनका आर्थिक विकास हो सके, सामाजिक विकास हो सके। स्कॉलरशिप देना, शिक्षा का उन्नयन करने के लिए, पर्यावरण के लिए, मतलब बहुत ही सारा कुछ कर डाला। तो अगर आप इन सब चीज़ देखते हैं तो राष्ट्र क्षेत्रवाद कम होने लगता अपने आप ही। समाधान यही तो है। अगर आपने अगर नोट्स पढ़ा हो तो मैंने कहा नोट्स की बातें मैं आपको लिखवाऊंगा, बस थोड़ा शब्द को इधर उधर कर दिया जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर आप क्षेत्रवाद के नोट्स को पढ़े होंगे तो सारी बात बहुत आसानी से समझ रहे होंगे, और नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको लग रहा हो कि कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। हाँ, तमिलनाडु किसान आंदोलन को वहाँ नहीं लिखा गया था, क्यों? यही मैं आपको समझाता हूँ। यही कुछ चीज़ें जो एग्जाम्पल होते हैं ये हमें लाने होते हैं, यही उस समय नहीं सेटअप किए जा सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन के नेचर पर डिपेंड कर गया। यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको आंसर करना पड़ रहा है, यही आपको बाद में ऐड करना होता है। तभी मैं बार बार कहता हूँ बेटा मेंस इजी टास्क नहीं है। जो बार बार मैं कहता हूँ कि मेंस में आपके व्यक्तित्व में आप किसी देश के मुद्दे को कैसा महसूस करते हैं, ये महसूस करने की चीज़ है। यानी जो हम अभिव्यक्त कर रहे हैं, हम जितनी भाषा जितनी शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं, ये सारी भाषा सारे प्रयोग हमारे अंदर अर्जित की गई है। कैसे की गई है? स्वाध्याय हमने किया होगा तो चीज़ें अंदर से निकल रही हैं, आपको बताई जा रही हैं। यानी कि मेंस आपका क्या है? एक्सप्रेशन पावर है। आप क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपकी ऐसी अभिव्यक्ति जो लिखित अवस्था में हो, ओरल ना हो। ओरल में कुछ भी गलती होने पे सुधार कर सकते हो, रिटन में गलती होने पर सुधार करने की गुंजाइश कम होती है। व्हाइटनर वहाँ नहीं चल सकता कि चलेगा? व्हाइटनर नहीं चलेगा, व्हाइटनर लगा पाओगे। यानी हमें रिटन में अपनी बातों को देना है और वो प्रमाण पत्र, वो कमीशन देगा कि आपने जो लिखा है सही है गलत है, तो नंबर देगा। आज चयनित हो गए, एसडीएम की पोस्ट आपको मिल गई तो माना गया कि आपने कुछ गलत लिखा था, तो भी आपकी जो व्यक्ति थी, जो व्यक्ति की क्षमता थी, उसी का तो टेस्ट था, उसमें आप पास हो गए। ये वो नहीं कह रहा है कि आप बहुत तराश दीजिए, ताजमहल जैसे बिल्डिंग बना के उसमें बाकायदा चित्रकारी करिए, नहीं कह रहा। वो कह रहा आप अपनी बातों को कैसे एक्सप्रेस करेंगे मेरे सामने। अगर आप में दम है तो शब्दों से करो, अगर आप में दम है तो चित्रों से करो। मुझे समझा ले जाओ कि आप कहना क्या चाह रहे हो, हम आपकी बात को स्वीकार करते नंबर दे देंगे। इसीलिए एक ज़माना था कि पैरा लिखना पड़ता था, और जब से आयोग के कमीशन यानी कमीशन में चेयरमैन संजय सिरनेत जी आए, तब से ये स्थिति है कि थोड़ा सा पैटर्न बदलते बदलते मेंस का ऐसा हो गया है कि विदाउट डायग्राम फ्लो चार्ट की काम चलता नहीं है। यानी वो कहते हैं कम से कम शब्दों मुझे समझा दो भाई। यानी आप फ्लो चार्ट डायग्राम ग्राफ बना करके आप कम से कम शब्दों में समझा दिए, आपका नंबर मिल जाएगा। यानी अब डिमांड क्या होती है? अधिकतम डायग्राम की होती है। अगर आप क्लियर हैं तो शब्दों को कुछ करना नहीं है। पहला पैरा मेरा डायग्राम की भूमिका थी वो, और दूसरा जो चल रहा है इस क्वेश्चन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चल रहा है। समझिएगा मेरी बात, वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है किसका? इस क्षेत्रता का, भारत में जो भी आप लिख रहे हैं, और उसका समाधान ढूंढता हुआ एक प्रधानमंत्री आ रहा है। ये आपकी समझ पर रटने की जरूरत मेंस में नहीं होती भाई। पहले बेस को जानिए फिर क्वेश्चन को पकड़िए। आप कह सकते, अगर रट के लिखना चाहते हो बेटा, वो जो रट के जाओगे वो सवाल एग्जाम में नहीं आएगा भाई। क्या आएगा? नहीं आएगा। लिखना है आपको अपने ही दिल से, तो लिखिए। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री
हाँ हाँ पैरा में लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जी न लगाइएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता को सिंगल इन्वर्टेड काउंट कर दीजिएगा। विविधता में एकता का नारा देकर बहुत हद तक उभरते हुए क्षेत्रीयतावाद को राष्ट्रवाद विरोधी नहीं बनने दिया। साथ ही उन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर क्षेत्रीय सांस्कृतिक अस्मिता को संतुष्ट करने के लिए प्रशासनिक समाधान देने की भी कोशिश की। क्या लिखा, कहाँ से उठा? अस्मिता को संतुष्ट करने के लिए प्रशासनिक समाधान देने की भी कोशिश की। यहाँ शब्दों को बेटा बदल सकते हो आप, अगर चाहें तो प्रधानमंत्री के योगदान को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के शब्द को कुछ दिखा सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। अब ये देखिए दो बातें हुई। पहला पैरा आपके डायग्राम अगर आप यहाँ बनाते तो डायग्राम में पहली बात जो पहला पैरा है वो उसका क्या है, पृष्ठभूमि है, और दूसरा पैरा क्या है, हिस्टोरिकल उसका बैकग्राउंड है। इस क्वेश्चन में क्या ये, चूंकि ये क्षेत्रतावाद की बात है और यह निबंध के रूप में भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि संस्कृति क्षेत्रतावाद को बढ़ावा देती है, ऐसा सवाल आपसे किया जा सकता है। मैंने जैसे बोला कि संस्कृति क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? केवल नहीं वो नहीं, उसके अलावा भी और कारण क्षेत्रवाद पनपने के, ऐसा समझिए। अगर लिख के दे दे कि केवल संस्कृति ही क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने में क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती है, क्या इस बात से आप सहमत हैं? तो आप लिखेंगे पूरी तरह मैं सहमत नहीं, बढ़ावा देती है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसे कारण हैं या कारक हैं जो क्षेत्रवाद को पनपने में सहायक सिद्ध होते हैं। कितनी सब बदल रहा ना, कोई वैसी बात है। आप कहते हैं कि सारी किताब आप पढ़ें, ठीक है, मैं कहता हूँ कि लेकिन कुछ किताबें मैं नहीं पढ़ा हूँ, तो बता दे तो मैंने नहीं पढ़ा। आपको लगता है कि ठीक है कुछ चीज़ें पढ़ी गई, उस किताब को नहीं पढ़ा गया। जब आपके पास शब्द भंडार बढ़ता है धीरे धीरे, इसे कहा जाता है सिविल में यही रीजन है कि 4-5 साल क्यों लग जाते हैं। 4-5 साल में जो सेलेक्ट होके आता है ना, वो एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी होता है। अभी आप नहीं कह सकते हैं कि 1 साल में सेलेक्ट लेने वाला नहीं होता, वो भी अच्छा होता है, लेकिन जो एक मतलब कुछ समय दे करके आता है, उसके बाद थोड़ा सा डीप चीज़ें होती हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढने में उसे बहुत आसानी होती हैं, उसके बाद अच्छे शब्द होते हैं, तो एक अच्छा संचालक बन सकता है जिस भी पद पे जाता है, ऐसी बात की जाती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जो 1 से 2 साल में सेलेक्ट होते हैं वो बेकार होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस निर्णय लेने में थोड़ा देरी और जल्दी की बात हो सकती है। ठीक है, चलिए पैरा चेंज। इन सब के बावजूद कई ऐसे कारण हैं जो क्षेत्रतावाद को बढ़ावा देते हैं। इन सब के बावजूद कुछ ऐसे कारण भी, या ऐसे लिखेंगे, इन सब के बावजूद कुछ ऐसे कारक भी हैं जो क्षेत्रतावाद को बढ़ावा देते हैं, जो कि हैं
अब दो शब्द अंदर हो जाओ और डाट रख के अपनी बात कहना शुरू करो पॉइंट पॉइंट में। तो अब मुझे आप ये बताइए कि क्या आपको हम नहीं बताए हैं कारक? अभी हम चाहे तो ना लिखवाएं, हमें क्या देना था खाली आपको उसकी हिस्टोरिकल बातें, यानी हमने जो आपको इसके पहले क्षेत्रवाद की जितनी बातें बताई है वही बातें तो अब तक मैं किया हूं। अभी कारण की बात ही बताने जा रहा हूं। यहां बस स्पेशली किसे फोकस किया गया है? सांस्कृतिक कर दिया गया। पहला पॉइंट राज्यों और विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आर्थिक समानता नहीं होगा, आर्थिक असमानता लिखेंगे आप। हाँ, विषमता एक और अच्छी बात है। आर्थिक विषमता क्षेत्रतावाद को बढ़ाने में प्रमुख कारक है। तो कहेंगे सर अब आर्थिक विषमता कारक बता दी, क्या समाधान नहीं देंगे? दे रहे हैं, वहीं लिखिएगा, फुल स्टॉप करके आगे उसमें जोड़िए लाइन में। इसे संतुलित करने के लिए योजनाओं और वित्त आयोग के जरिए प्रयास किए जाते रहे हैं। योजना मतलब पंचवर्षीय योजना जो चलती थी। अब पंचवर्षीय हमारे देश में इसमें नहीं है, तो योजनाओं की बात, जो योजना हमें चल रही हैं, तो योजनाएं क्या करती हैं? आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास करती हैं राज्यों के मध्य। हाँ, वित्त आयोग के जरिए प्रयास किए जाते रहे हैं। दूसरा बेटा, दूसरा डाट रखो, दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र की असफलता। राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र की असफलता जैसे राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र की असफलता जैसे भ्रष्टाचार का उच्च स्तर, कमजोर प्रशासन एवं उच्च स्तर, कमजोर प्रशासन एवं कानून व्यवस्था के गिरने का भी क्षेत्रतावाद से सीधा जुड़ाव है या सरोकार है, कोई शब्द यूज कर सकते हैं आप। सीधा जुड़ाव है या सरोकार, जो भी लिख दीजिए शब्द, वो आप पर डिपेंड है। देखिए सांस्कृतिक लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट डाट रख के, सांस्कृतिक विविधता भी क्षेत्रतावाद को बढ़ावा देती है। हो गया बेटा? नेक्स्ट पॉइंट डाट रखे, रोजगार की तलाश में प्रवासी लोगों के आने से क्षेत्र के मूल निवासी खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। भाई असम में एनआरसी क्यों जारी किया गया था? यही तो रीजन है, महसूस करते हैं, जिसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, जिसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए स्थानीय नेता क्षेत्रतावाद को भड़काने में जरा भी पीछे नहीं रहते। जरा भी पीछे नहीं रहते।
हो गया। अब इसका निष्कर्ष डालना पड़ेगा आपको। पैरा चेंज, जहां दो शब्द आप पीछे हो रहे थे अपने पहले पैरा के बराबर आ जाएंगे। चलिए, इस प्रकार कहा जा सकता है कि क्षेत्रतावाद एक संकीर्ण नजरिया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि क्षेत्रतावाद एक संकीर्ण नजरिया है, कामा अन्यथा एक राष्ट्र के रूप में, अन्यथा एक राष्ट्र के रूप में हम सबका कर्तव्य है कि बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे का सहयोग करते हुए पूरे राष्ट्र के विकास में सहयोग करते हुए पूरे राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। ये बातें हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या और हम शार्ट कर लें। बेशक कर सकते हो। जो शुरू में आपने लिखा था, आपके पास सपोज करिए समय नहीं है, मान लेता हूं, मान लिया जाए कि जब आप पहुंचे थे कहां पर, आपने इसकी पृष्ठभूमि बनाई इस क्वेश्चन की, और आपने आंसर जो है लिखना शुरू किया, और उसमें आपने पहले पैरा में भूमिका बना दिया उसकी, और दूसरे में बताया कि आज़ादी, चूँकि आप पहले ही कह चुके थे कि आज़ादी के बाद, तो एक एग्जाम्पल दिया, नेहरू जी को लाया वहाँ, और आज़ादी के बाद क्षेत्रवाद कहाँ पनपा उसको आपने बताया। और जब आप उसको कारण बता रहे थे तो आपको लगा कि सांस्कृतिक विविधता तो कारण है ही, इसके बावजूद भी और भी कारण है। तो उन कारणों को जब आप डील करना चाहें तो आप अगर चाहें तो आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था इन सब के बावजूद कई ऐसे कारण भी हैं जो क्षेत्रतावाद को बढ़ावा देते हैं। अगर आप थोड़ा सा मान लीजिए आपके पास समय कम है और अंतिम के 15 मिनट वाले क्वेश्चन में आप रन कर रहे हैं, पूरा टाइम ओवर रहा, आपको क्वेश्चन छूटने जा रहा है 3 क्वेश्चन तो बचना है, तो क्षेत्रतावाद को बढ़ावा मिलता है या बढ़ावा देते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप यहां चले गए तो यूं समझिए कि आपका समय बचने जा रहा है, आप बच रहे हैं। किससे बच रहे हैं? अब आप तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। कैसे? आपके पहले क्या लिख देंगे आप? आर्थिक विषमता, और जब इसको सर्किल में ना बंद करिएगा, इसे सीधा विषमता, और स्पेस आपकी कॉपी में होगा। अगर आप थोड़ा सा अगर समझ में आता कि नहीं हमें कुछ कर देना चाहिए तो संतुलित करने के लिए योजनाएं आवलिक वित्त आयोग समझ लेगा, वो समझ रहा है, वो इस बात को समझ लेगा। आपको अब समझाने की जरूरत नहीं, का की साथ में कुछ नहीं करना है। दूसरा क्या? प्रशासनिक, इसका जो कीवर्ड उसी को आपको चुराना है, प्रशासनिक और राजनीतिक असफलता। राजनीतिक असफलता, और डैश के लिख दो क्या? भ्रष्टाचार। खत्म हो गया आपका। फिर आप तीसरा ढूंढ लीजिए कीवर्ड, उसमें सांस्कृतिक विविधता। अब आपके पास एक बच रहा है, ठीक है, तो क्या दिखा देंगे? रोजगार की तलाश में
लोगों का प्रवास, या प्रवास से लिखें तो ही काम आपका हो जाएगा। डैश से लिख सकते हैं क्या, मूल क्षेत्र के लोगों की असुरक्षा। बस फिनिश। अब ये होगा, सेट हुआ बीच में आकर के। अब आप लास्ट में इस ग्राफ को हटाते हुए क्या करेंगे, ये हो गया, वहीं नीचे तो देंगे क्या, निष्कर्ष। खत्म। जहां आपको 8 मिनट में लिखना था, अब आपका आंसर आ चुका है मात्र 5 और 6 मिनट में, यानी 5 मिनट में हो गया आपका क्वेश्चन पूरा। और ये समझिएगा, अगर आप इसे समझ गए हैं तो इतना आसानी से आप आंसर करके आएंगे, मैं आपको क्या बताऊं। ये तरीका है लिखने का। लेकिन जब आपको ये चीज़ें पता होंगी तभी ये आप कर पाएंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि रटी रटाई चीज़ें मेंस में नहीं लिखी जा सकती। रटा जाता कीवर्ड को रटा जाता है, उसकी लाइन टू लाइन चीज़ों को नहीं रट पाओगे। नहीं तो आप रट के दिखा दीजिए, हम आपको लिखा तो रहे हैं, आप रट के लिख दीजिए, सुना दीजिए मुझे, ये नहीं कर पाओगे। यानी कीवर्ड ढूंढिए, कीवर्ड है क्या। जब आपको नोट्स बनवाया गया तो उसमें देखेंगे कि, या जैसे हमने लिखा है क्या, क्षेत्रतावाद को बढ़ावा मिलता है, या हम क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रतावाद को बढ़ावा देने वाले कारक, सीधा लिख देंगे अंदर इसके। आपको जो अच्छा लगे उस समय जो भी याद आए वो लिखिएगा यहाँ, ये नहीं लिखना है। लेकिन आर्थिक विषमता नहीं भूलना है। प्रशासनिक राजनीति का असफलता, भ्रष्टाचार जब व्याप्त है तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या होगा, उच्च स्तर पे भ्रष्टाचार है, कमजोर प्रशासन हो जाएगा, कानून व्यवस्था गिरने लगेगी, तो लोग किससे जुड़ने शुरू कर जाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, समूह के लिए क्षेत्रवाद करना शुरू कर देंगे और देश से राष्ट्रवाद समाप्त होगा। यहाँ आओगे तो वही बात, सांस्कृतिक विविधता तो है ही है, उसका कारण पहले ही बताया गया। रोजगार की तलाश में जैसे कोई बिहार से कहाँ जाता है, यूपी से महाराष्ट्र जाते हैं। अब महाराष्ट्र जाते हैं ये लोग भी, जो अब बिहार के लोग, समझिएगा मेरी बात, बिहार से और यूपी से कुछ लोग कहाँ चले गए, महाराष्ट्र में। और जब महाराष्ट्र में जाते हैं तो चूंकि ये एक बात ये भी है कि चूंकि साक्षरता दर इनकी ठीक है नहीं, ये वहाँ बिहार में काम इनको मिलता ही नहीं था। बिहार में वो क्या थे, बिहारी लोग बेरोजगार थे, जीने खाने को नहीं था। और जब महाराष्ट्र किसी तरीके से पहुंच गए हैं तो अगर महाराष्ट्र में जो मजदूरी की दर है, यानी एक दिन की मजदूरी 800 रुपये हो, और जब बिहारी पहुंच गए वहां तो लोग इतनी संख्या में पहुंच गए कि जो महाराष्ट्र के मूल निवासी थे वो लोग मजदूरी करके 800 कमाते थे। और जब बिहारी की एंट्री हो गई और यूपी वाले भैया की एंट्री हो गई, मैं ये बात बोल रहा हूँ, मेरे यहाँ से कुछ लोग मेरी बातें गौर से सुनते भी हैं। मेरे परिवार से जैसे अधिकतर लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन मेरी बातों को समझते होंगे कि उनसे मैंने जो मुझे पता लगा है ना, वो मैं अपने क्वेश्चन पिरो रहा हूँ। कि मेरी 1-2 बहनें इसको बहुत अच्छे देखती हैं, कहती हैं वीडियो हर दिन देखते हैं हम लोग, तो समझेंगे, उनको लगे कि हाँ ये हमारा अनुभव उन्होंने ठोक दिया कहाँ ला करके, अपने एग्जाम्पल में। सही चीज़ है ये। तो मूल निवासी जो वहाँ महाराष्ट्र में मराठी जो हैं, अब उन्हें परेशानी होगी नहीं होगी, कैसे परेशानी, बिहारी कहते हैं कि हम मजदूरी लेंगे 200 रुपया, तो जब किसी को मजदूर यानी श्रमिक 200 रुपये मिल जाएगा तो 800 वाले ढूंढेगा क्या, तो असुरक्षित कौन हुआ, मराठी। उनको लगा ऐसे एक दिन आएगा कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम महाराष्ट्र किराएदार हो जाएंगे और यूपी बिहार वाले यहाँ के मालिक हो जाएंगे। तो ऐसी दशा में मराठियों ने क्या किया, क्षेत्रवाद शुरू किया। और क्षेत्रवाद का नजारा दिखाया 1990-92 में। महाराष्ट्र दंगे की कहाँ गोद में चला गया, दंगा हुआ था, भयानक दंगा। तो वहाँ एक नेता थे, उनका नाम अभी नहीं है, बाबा साहब ठाकरे। तो बाला साहब ठाकरे इसी दम पे अपनी राजनीति करते थे। नहीं सर, उनका भी कहना भी सही था, जो भी वो भी सही था। मतलब क्षेत्रवाद पनपने का ही रीजन है, जब संख्या में अधिक लोग पहुंच गए तो यही तो होगा, कोई भी होगा सर। इसीलिए आप देखते हैं कि ऐसा कौन सा रीजन है कि महाराष्ट्र ही देश की जो है क्या कहते हैं इकोनॉमिकल कैपिटल है। रीजन क्या है,
एक आर्थिक राजधानी या देश की अर्थव्यवस्था की राजधानी महाराष्ट्र ही क्यों है? क्योंकि जब बिहारी यूपी वाले वहाँ गए ना, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कम कर दिया। क्या कम कर दिया? मजदूरी को। श्रमिक वहाँ सस्ते दाम पे मिलने शुरू हो गए। जो विदेशी कंपनियां हैं उन्होंने निवेश करके वहाँ एक से एक कंपनियों को स्थापित कर दिया। अगर सस्ते में मजदूर आपको मिल रहे हैं तो उत्पादन उससे प्रभावित होता है, यानी उत्पादन अधिक होता है और आप उन वस्तु की कीमत को कम करके मार्केट में ला सकते हैं। इसीलिए एक क्या कहते हैं, बहुत चर्चित है नाला सुपारा महाराष्ट्र में। ढूंढेंगे तो वहाँ पता लगेगा, वहाँ जो नाला बहता ना, इस देश में जितना जीन्स हम आप पहन रहे हैं ना, सारा जीन्स कलर वही होता है। तो उस नाले के पानी कलर करके डाले रहते हैं, हम पहन रहे, देखिए हम लोग। हाँ, तो वो चर्चित है, कोई ऐसी बात नहीं, आप सर्च भी कर लीजिएगा गूगल। वो नाला उसी चल ही रहा भाई, क्या करेंगे, उसी गंदगी तो उससे चल रहा है। मतलब उसी में जो कलर करते हैं तो पानी कहाँ जाएगा? पानी उसी में जाएगा ना, तो वो पानी कहीं तो जाएगा जिसमें यहाँ कलर करेंगे। तो मतलब गंदे पानी नहीं कलर करते हैं, हम ये नहीं कह रहे, मतलब उस पानी जो, हाँ, जो अपशिष्ट है उसकी बात चल रही है कि अपशिष्ट कहाँ जाएगा। तो सस्ता क्यों? इसीलिए तो है क्योंकि श्रमिक उनको सस्ते मिल गए। एडिडास कंपनी जो अमेरिका में शूज बनाती थी, उसको ये लग गया कि वहाँ मजदूर सस्ते मिल जाएंगे, तो अपना प्लांट कहाँ लगाएंगे हम? महाराष्ट्र में लाके निवेश कर दिया, भारत सरकार की अनुमति लिया, लगा दिया। वही एडिडास का शूज जिसे आप भारत में 2800 से लेकर के 3500-3600 में आसानी से खरीद के पहन लेते हैं, वही एडिडास शूज भारतीय मुद्रा और डॉलर के जब कंपेरिजन करोगे तो वहाँ भारतीय मुद्रा के अनुसार कितने मिलेगी? 21,000 से लेके 22,000 का मिलेगा क्या अमेरिका में एडिडास शूज? अब आप सोच सकते हैं, ये वही अमेरिका की बात, यानी देशों की भी कहानी है ये। तो भारत में मजदूर सस्ते मिल रहे थे, अभी भी मिल रहे हैं। जब तक बिहारी जिंदा हैं, एक बिहारी 100 पे भारी, ये जो कहावत है ये गलत नहीं है। मतलब कि वो काम भी बहुत तेजी से करते हैं। हाँ, तो ये इसीलिए क्या होगा कि अब वो मराठी असुरक्षित हो गए और क्षेत्रवाद पनप गया। अब वहां क्षेत्रवाद पनपा जब, तो राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए कौन? चितपावन ब्राह्मण बीजी तिलक जैसा ब्राह्मण कोई नहीं आया सामने। वहां बीजी तिलक आ गए थे ना बहुत पहले, जब देश क्या कहते हैं गुलामी में था, वो आज़ादी को आगे बढ़ रहा था, तो तिलक जैसे लोगों ने, वीडी सावरकर जैसे लोगों ने ऐसा कर दिखाया था। महाराष्ट्र में संगठनों की स्थापना करके, नासिक में क्या से क्या शिवाजी महोत्सव, अभिनव भारत समाज जैसे संस्थाओं को गठित करके उन लोगों ने राष्ट्रवाद का बिगुल फूंक दिया था। भारतीय जनता यानी कि एक संदेश दिया उत्तर भारतीयों को कि आपको एक हो जाना चाहिए, अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दें। यानी क्षेत्रवाद नहीं पनपने पाया उस भूमि पर। अब क्षेत्रवाद पनपाने के लिए वहाँ की छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन लोगों ने क्या कर दिया? लोगों को तोड़ दिया। अब वहाँ जो यूपी बिहार वाले हैं वो भैया हैं। अब यूपी वाले भी थोड़ा कलाकार हैं, डीएनए इनका अपना चेंज कर लिए। अब ये मराठी भाषा को सीखते हैं और मराठी में एकड़े पकड़े करते हैं, वहीं समझ सकते हैं आप। हाँ, तो मेरा कहने, अब निष्कर्ष आप, मैं आपको लिखवा दिया हूँ, आप निष्कर्ष लिख देंगे, आप क्वेश्चन हो गया भाई, कोई टेंशन नहीं। तो अभी ये प्रीवियस ईयर यूपीएससी और यूपीपीसीएस टॉपिक हमारा क्षेत्रवाद है, वहाँ से जो भी सवाल किए गए उसकी चर्चा मैं आज कर दिया हूँ। एक क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया और कैसे लिखना है जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने बेसिक बातें बताई है, उसमें से आप क्या रख के लाने वाले लिखने के लिए, वो मैं आज आपको क्लियर कर दिया हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये मेरे काम की चीज़ें हैं और ये आपके एग्जाम के सहायक है, तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि इसे ज़रूर शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, जिससे उन लोगों को लाभ मिले। इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं है, इसलिए लोगों तक पहुँचाने में गुरेज मत करिए। ये सारी सेवाएं निःशुल्क हैं। जब तक मैं क्लास करता हूँ मेंस का, यूँ समझिए जो भी क्लास आपको मिलती हैं पूरी की पूरी निःशुल्क होंगी, कभी इसे पेड नहीं होना है। यानी पूरी तरह क्या है, ये निःशुल्क शिक्षा आपके लिए। धन्यवाद।